हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, हम DSSB के पॉलिटी के लिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं और उसमें आज ये हमारी 4th क्लास है, ठीक है, जिसमें हम आज संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर आपको प्रेजेंट है। ठीक है, और एक चीज़, इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ जिसमें संवैधानिक इतिहास के बारे में बता चुका हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर डील किए थे। फिर उसके बाद संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो वहाँ पर हमने डील किए थे। और फिर उसके बाद जो हमने वीडियो बनाई थी वो संविधान की प्रस्तावना पर थी। ठीक है, लेकिन जो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो आज हम टैकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी सीरीज़ को। और इसमें जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसकी विशेषताएं हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं संविधान के बारे में वो पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन का है, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारत का है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कनाडा का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका या फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो किसका है? तो हमारे भारत देश का जो संविधान है वो सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे देश का ही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, ऑप्शन नंबर ए कठोर है, या फिर लचीला है, या फिर ना ही कठोर है ना ही लचीला है, ऑप्शन नंबर डी है अंशतः कठोर है व अंशतः लचीला है। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान का जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है वो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही वो ज़्यादा लचीला है। वो क्यों है? क्योंकि अगर हम संविधान के तहत अगर कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो एक कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं होती है कि वो आसानी से हो जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। अगर एक बड़ा तबका चाहे तो संविधान का, अगर संसद में उसको सही से बहुमत मिले या फिर साधारण बहुमत मिले या फिर विशेष बहुमत, जो बिल के अकॉर्डिंग होते हैं, अगर वो मिले तो वो आसानी से लचीला भी है, कह सकते हैं कि आसानी से संविधान में संशोधन भी किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, ऑप्शन नंबर बी अनम्य है, ऑप्शन नंबर सी नम्य एवं अनम्य है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नम्य और अनम्य दोनों है, मींस फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नम्य मतलब मींस, नम्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ठीक है, तो नम्य और अनम्य दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है और नॉन फ्लेक्सिबल भी है। ये क्वेश्चन 2 से ही रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, ऑप्शन नंबर ए एक अर्ध संघ, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, या फिर ऑप्शन नंबर सी राज्यों का एक यूनियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा भारत है वो संविधान के तहत इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो राज्यों का एक यूनियन, मीन्स इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या? यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? यूनियन ऑफ स्टेट, हिंदी में राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य? मैंने आपको बताया कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, सेक्युलर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिया किसी भी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, और ना ही किसी व्यक्ति को, जो भारत देश के अंदर कोई भी नागरिक है, ना ही उसे अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो प्रचार प्रसार है या फिर और भी चीज़ें हैं वो करने से रोकता है। तो धर्म जो है, जो भारत है उसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को मानता है। ठीक है, सभी नागरिकों को, अपने नागरिकों को सभी तरह की छूट देता है कि वो अपने धर्म को आसानी से मान सके, बशर्ते किसी के संविधान के वो खिलाफ नहीं होने चाहिए और फिर प्लस किसी की फ्रीडम को नहीं चोट पहुँचाने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, बी है, ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है।
तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मीन्स वो पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी डी है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। देखिए अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि जो केंद्र की, ठीक, मतलब जो सरकार की सत्ता होती है वो केवल एक पर्टिकुलर हाथों में होती है। किसके हाथों में? सरकार का भी अध्यक्ष वही होता है और राष्ट्र का प्रमुख भी वही होता है। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति, जिस देश के अंदर राष्ट्रपति के हाथों में सारी सत्ता होती है, मीन्स सरकार की सत्ता भी और राष्ट्र का प्रमुख भी वही होता है। ठीक है, तो नाम मात्र का राजतंत्र, राजतंत्र तो है ही नहीं फिलहाल, क्योंकि राजतंत्र उसे बोल देते हैं जहाँ पर वंशानुगत रूप से जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि राजतंत्र। तो इसमें भारत में किसी भी तरीके का कोई भी राजतंत्र वाली प्रोसेस नहीं है, और एक कुलीन तंत्र भी नहीं है। कुलीन वही जो कुलीन परिवार से आते हैं वही शासन करेंगे, वो सही नहीं है। तो संसदात्मक व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। एक संसद है पर्टिकुलर, उसके लिए हम जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और वो प्रतिनिधि उस जनता के आधार पर क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर सी है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ऑप्शन नंबर डी है और उपयुक्त सभी कथन गलत है। देखिए इसका हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अडॉप्ट की हैं, मीन्स दूसरे देशों के संविधान से, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, तो अलग अलग देशों से हमने कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं जो हमारे भारत देश के अकॉर्डिंग जो सही बैठती है, जो फिट बैठती है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये एक मौलिक संविधान है। मौलिक संविधान नहीं है। मौलिक कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था वही अब तक चल रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अब तक हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत काफ़ी सारे संशोधन किए जा चुके हैं, और उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक मौलिक संविधान तो है नहीं, तो ये तो इसलिए कट गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है, तो ये सही है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे देशों से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही नकल है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खुद की हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो सही बैठती थी, वो इसलिए हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट की। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त तो सभी कथन गलत है, तो ये भी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल करता है। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल की गई है। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 3 जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही है। संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था है, ये है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था जो 3rd या 4th क्वेश्चन था कि हमारे भारत देश के अंतर्गत पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब ये है कि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों, हालांकि तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बट ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करती हैं। क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है, ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ शामिल है ऑप्शन नंबर सी के तहत। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन नंबर बी भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी
संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही नहीं है, क्योंकि और सारी जो चीज़ें थी वो हमारे में एग्जिस्ट करती हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो संविधान का जो मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था हमारा भारत का, तो उस समय पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो नहीं थी, वो नहीं जोड़ी गई थी। और इन ड्यूटीज़ को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने ये जोड़ी थी। और किसके अंतर्गत? आर्टिकल 51 के तहत, या फिर हम इसे के को ए भी बोल सकते हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें। ठीक है, अगर भाग की बात करें, पार्ट की बात करें, तो भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो हमारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, और आर्टिकल उनका बनाया गया 51 के, और भाग की बात करें तो भाग 4 के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हाँ, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये पहले ही एक क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से व्यापक है। और भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये जो सारी चीज़ें हैं, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष मीन्स धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी संविधान, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरे के पूरे वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। मीन्स जब प्रवर्तन किया गया था, अधिनियमित किया गया था, जब बनकर के तैयार हुआ था हमारा भारतीय संविधान, क्या उस समय, इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उस समय मूल कर्तव्य शामिल थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था, तो ऐसा नहीं है, उस समय पर शामिल नहीं किया गया था। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के तहत, उसके तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, और किसके अंतर्गत जोड़ा गया? आर्टिकल 51 के तहत, और भाग कौन सा था? 4 के। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। और वहीं पर बात करें, एक चीज़ और, एक फैक्ट और है जो पहले भी मैं पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो 1976 के तहत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में एक संशोधन था प्रस्तावना को लेकर के, जो सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, एकमात्र संशोधन हुआ है हमारी प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ इसे लघु संविधान भी बोलते हैं, क्या इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में सही बैठती थी और वो अडॉप्ट कर ली गई दूसरे देशों के संविधान से। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये सही है। एकल नागरिकता मीन्स देखिए, हमारे भारत देश के अंतर्गत काफ़ी सारे स्टेट हैं। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रह रहा हो, यूपी का हो, बिहार का हो, आंध्र प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर का हो, या फिर तमिलनाडु का हो, तो वो सभी ऑल ओवर रूप से क्या माने जाएंगे? वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ना कि वो कोई व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं इस राज्य का नागरिक हूँ। ठीक है ना, तो यही है एकल नागरिकता का मतलब है कि जितने भी भारत के अंतर्गत लोग आते हैं वो सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट के नागरिक माने जाएंगे, जैसा कि अमेरिका के अंतर्गत होता है। अमेरिका के अंदर क्या है, वहाँ दोहरी नागरिकता है, वो पहले अपने स्टेट की नागरिकता लेते हैं, फिर उसके साथ साथ क्या है, अमेरिका के पूरे देश की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये बिल्कुल है, क्योंकि वयस्क मताधिकार मीन्स जो व्यक्ति हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति 18 वर्ष का है, 18 वर्ष से ऊपर है, उसको मतदान देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रंग रूप आकार, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, मीन्स बैकग्राउंड मतलब कि किसी भी आर्थिक सामाजिक क्षेत्र से आता हो।
ठीक है। और साथ ही साथ चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी को मत देने का अधिकार है, मीन्स वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, ऑप्शन नंबर डी कठोर अधिक लचीला कम। तो इसको हम ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डील कर चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः संघात्मक है, ऑप्शन नंबर सी संरचना में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर डी भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर है। क्यों है, अभी हम इसको डील करते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि केंद्र के अंदर मीन्स जो सरकार की सत्ता होती है वो दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है आमतौर पर। ठीक है, जैसे हो गया कि केंद्र जो सत्ता होगी वो केंद्र और राज्य सरकार दो भागों में डिवाइड कर दी जाती है। जैसे केंद्र के जो मुद्दे होंगे उन पर जो फैसले लेने का अधिकार होगा वो सेंटर को होगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य सरकारों को भी सत्ता में हिस्सेदारी बना दिया जाता है। मतलब संघीय व्यवस्था कैसे है कि सत्ता को दो सरकारों के बीच डिवाइड कर दिया जाता है, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। तो होता क्या है, तीन सूची होती है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, केंद्र सूची में के अंतर्गत क्या होता है, जो सेंट्रल के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, जो उसके लिए जो मुद्दे होते हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत वो उन सभी निर्णयों को, उन सभी मुद्दों को शामिल किया जाता है जो राज्य सरकार के अंडर में रहते हैं। ठीक है, एक होती है जो थर्ड लिस्ट होती है, वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम हिंदी में समवर्ती सूची बोल देते हैं। उसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उन विषयों पर चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं कि संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। भावना में एकात्मक कैसे, कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी क्या है, ये एक है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे एकल नागरिकता है, आप एकल नागरिकता मीन्स मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि सभी लोग क्या है, भारत के ही नागरिक हैं। तो ये संरचना में भले ही संघात्मक हो लेकिन ये भावना के तहत हम इसे एकात्मक बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, देखिए इसको हम अगले इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर है। जैसे केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारे तीनों ऑप्शन है वो सही बैठते हैं, क्योंकि ये भावना में एकात्मकता को दर्शाते हैं भारत देश की। ठीक है, जैसे केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि संसद ही करती है ना संविधान। जैसे हम हमारे अगर संविधान के अंदर कोई भी संशोधन करना हो तो संसद में बिल पेश किया जाता है, पहले लोकसभा या राज्यसभा जो भी बिल है, अगर वो बिल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद वो एक्ट बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ होगी, ये भी सारी चीज़ें वही दर्शाती है, और अखिल भारतीय सीमाओं के कारण भी। और ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सारा सही। तो कह सकते हैं कि जो तीन ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखें हम। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑप्शन नंबर ए एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन नंबर बी वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी विकासशील संविधान है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तानाशाही संविधान है। ऐसा तो नहीं है, तानाशाही नहीं है, मौलिक भी नहीं है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, विकासशील भी नहीं है, वकीलों का स्वर्ग। देखिए वकीलों का जो स्वर्ग है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग। क्यों है ऐसा, ये एक आलोचना की गई है वकीलों के स्वर्ग, जो हमारे भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग एक व्यक्ति थे, वो कौन थे, आइवर जेनिंग्स। कौन थे, आइवर जेनिंग्स। ये एक ब्रिटिश आई थिंक ब्रिटिश वकील थे। ठीक है, आइवर जेनिंग्स नाम के ये व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। वो क्यों कहा था, क्योंकि इसके अंदर जो जटिलताएं हैं, जो जटिलताएं हैं, इसके बेस पर इन्होंने, जो आइवर जेनिंग्स थे, इन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय संविधान जो है एक वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर किसका पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कनाडा के संविधान का। देखिए, भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा था। ये नहीं है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा के संविधान का प्रभाव नहीं था। हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की हैं, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में ठीक बैठती थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है वहाँ से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अगर यहीं पर डिफाइन कर दूंगा तो आपका काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जटिल हो जाएंगी ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, या फिर कनाडा के संविधान से क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेन है उनके बारे में बात करें। जैसे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, किसका पड़ा था? मैंने आपको बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का। जब भारत देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था कब? 26 जनवरी, सॉरी, जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, और जो बनकर के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 और फिर प्लस 15 अगस्त 1947, इन दोनों डेटों के बीच में जो टाइम पीरियड था, इन दोनों डेटों के बीच में जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो शासन चला था भारत देश का, वो चला था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आगे समझ, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भी इसी भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ना कि ब्रिटेन के संविधान में, कुछ चीजें थी जो अडॉप्ट की गई थी हमारे भारतीय संविधान के तहत। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय वही चीज की संघीय व्यवस्था है हमारे देश के अंतर्गत, जैसे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। 3 लिस्ट बताई है मैंने आपको, केंद्र सूची, राज्य सूची और फिर प्लस समवर्ती सूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने का तथा उन्हें बदलने का अधिकार प्राप्त है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देखिए, समझने की कोशिश करना, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र का मतलब होता है कि वहाँ का जो शासन है, वहाँ का जो शासक है वो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। ये तीनों सही क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान लिखित है। ऐसा काफ़ी सारे देश हैं जो राजतंत्र होने के बावजूद भी वहाँ पर एक लिखित संविधान रखते हैं। ठीक है, तो क्या है, संविधान लिखित है ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र को ये जाहिर नहीं कर सकता है कि अगर किसी देश के अंतर्गत अगर लिखित संविधान है तो वो प्रजातंत्र ही होगा, ये डिसाइड नहीं करता। क्योंकि काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो उनके पास वो राजतंत्र हैं, बशर्ते वो उनके पास संविधान भी है। ठीक है, मतलब उनके पास लिखित संविधान भी है, तो ये चीज़ें नहीं है। और उसके बाद यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाई देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी देश के अंतर्गत भले ही वो राजतंत्र है, उसमें अगर लिखित संविधान रखा गया है तो हो सकता है कि उसमें मौलिक अधिकार भी कुछ दिए गए हों। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चीज़ें वही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रजातंत्र का मतलब यहाँ से ये है कि भारत देश के अंतर्गत जनता के द्वारा सरकारों को चुनने का, फिर उन्हें बदलने का भी अधिकार है। हमने देखा ना, क्योंकि हम जब प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं या फिर कोई लोकल चुनाव होते हैं तो उनमें हम डायरेक्टली वोट करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर वो एक्ट वगैरह या फिर काफ़ी सारे निर्णय लेते हैं देश के प्रशासन को चलाने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो सरकार को चुनते भी हैं, जो लोग जनता हमारे देश की जनता होती है वो उस सरकार को चुनती भी है, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चुनती है। फिर उस पर्टिकुलर टाइम को खत्म होने के बाद वो सरकार फिर से बदलने का मौका मिलता है कि अगर 5 साल के बाद हम प्रधानमंत्री के चुनावों में दोबारा वोट डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में है ऑप्शन नंबर ए 300 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक आर्टिकल्स,
ऑप्शन नंबर सी है 400 से अधिक आर्टिकल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 500 से अधिक आर्टिकल्स। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जब हमारा मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था, मूल संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तो उस समय केवल कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, एक सेकेंड, यस, आज के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये मूल संविधान की बात करता, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर वर्तमान की बात करें तो 470, ठीक है, और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? ये करंट की बात चल रही है, तो 470 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं, उसके बाद 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ, जो आज के प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, लेकिन अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंतर्गत 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो आज बढ़ करके कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जब मूल संविधान था बन करके तैयार हुआ था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी। और वहीं पर बात करें भागों की, तो भाग जब मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय केवल 22 भाग थे, और आज की बात करें तो आज 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक, ये नहीं है, अध्यक्षात्मक नहीं है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ये है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी संसद, या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्म। देखिए, धर्म नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि क्यों नहीं है? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, मीन्स हमारे संविधान के तहत ही चलता है। ठीक है, हाँ, हम कह सकते हैं कि जो संविधान को एक्सप्लेन करने का जो काम है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जो सही आंसर होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा, क्योंकि संविधान भारत के अंतर्गत सर्वोच्च है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ऑप्शन नंबर सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान हैं। मीन्स इसमें राज्य और केंद्र सरकार उनको किन किन विषयों पर, सारे चीज़ों, केंद्र को लेकर के और राज्य सरकारों को लेकर के, सभी को लेकर के सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो एक बड़ा है, व्यापक है। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी डी है, सॉरी जो डी है वो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री है, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का अभिभावक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई थी कि सर्वोच्च न्यायालय का काम है कि वो भारतीय संविधान के एक्सप्लेन करने का काम करे। ठीक है ना, उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ये सभी जानते हैं कि 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है दोहरी नागरिकता। ये नहीं है हमारे देश के अंतर्गत। संविधान की सर्वोच्चता, ये है बिल्कुल। ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, केंद्र में नहीं है। हमारे जो देश के अंतर्गत शक्तियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मीन्स 2 राज्यों के अंतर्गत दो पार्ट में वितरित किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो ये सही, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है शक्तियों का एकीकरण, ये भी नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता है हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, ऑप्शन नंबर बी संघों का राज्य, या फिर राज्यों का संघ, या फिर ऑप्शन नंबर डी इकाइयों का संघ। तो हम कह सकते हैं कि राज्यों का संघ। हम आगे एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट लिखा होगा। क्या होगा? इंडिया, जो सिटीजनशिप के आई थिंक जो पहले ही आर्टिकल्स हैं उनके बारे में ही है। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट को हम हिंदी में क्या बोल देंगे? राज्यों का संघ। क्या बोल देंगे? राज्यों का संघ। ठीक है, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी
राज्यों का संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं, सॉरी कितनी सूची हैं, कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। मैंने आपको बताया कि तीन सूचियां 3 विषय से हैं, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के निर्णय लेती है उन विषयों पर। ठीक है, केंद्र सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया है जिन पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया है जिनके ऊपर जिन पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? राज्य को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये भारत की जनता से करता है। किससे करता है? भारत की जनता से करता है, ना कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ना ही समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ना ही ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। क्योंकि भारत की जनता से, देखिए हमने ना अभी जो पहले क्वेश्चन करे थे भारत की प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक सेकंड पढ़ना है यहाँ पे। ये हमारे भारतीय देश के, जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी ये प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, समझना यहाँ पर लैंग्वेज जो है, हम भारत के लोग मीन्स हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज, इसमें डेट के बारे में पूछा गया, 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि जो भारतीय संविधान है वो अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? तो वो भारत की जनता से कर सकता है, और ये सारी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो बहुत अच्छे से झलकती है। ठीक है, चलिए वहीं पर चलते हैं जो हमारे अगले जो क्वेश्चन थे। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी संविधान में? तो संविधान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, या संघीय, कुछ एकात्मक कुछ कठोर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम पहले ही डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर डी संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है, ये भी सही है। संविधान भी सर्वोच्च है, ये भी सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है अगर हमें संविधान में संशोधन करना हो तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 5 है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता, ये भी गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसके ऑप्शन जो है वो सही है। संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। संघ तथा राज्य सरकारों की शक्तियों का विभाजन है, वो भी सही है। और संविधान के संशोधन के लिए एक विहित प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक 40 क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? मतलब कि कहाँ पर किस देश में सबसे पहले जो लिखित संविधान बनाया गया था, तो वो था फ्रांस के अंदर। ठीक है, इसके लिए हम अपनी एक क्लास 9 की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस का संविधान था वो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1791 के दौरान बनाया गया था। ठीक है, लिखित संविधान। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी राज्य, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक समानता, या फिर ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य। तो साम्यवादी राज्य नहीं है। क्या नहीं है? साम्यवादी राज्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कथन ए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कारण है, कथन ए है, कथन आर मतलब कारण आर।
ठीक है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों सही है, अर्धसंघात्मक भी है और क्या है और उसके साथ साथ ये एकात्मक और ना ही एकात्मक है। ठीक है, तो ये ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन नंबर 5 अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर ऑप्शन नंबर 6 द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसका जो 2, 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5 अखिल भारतीय सेवाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपालों की नियुक्ति भी एकात्मकता को दर्शाती है, मतलब एकात्मक भावना को दर्शाती है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व ये भी है, क्योंकि राज्यसभा में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी सीटें जो है वो समान नहीं है, असमान सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये भी एक एकात्मकता को दर्शाता है भारतीय संविधान की। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये नहीं है, ये सारे सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और सी। लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी सही है, संसदात्मक व्यवस्था है, ये भी सही है। ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये जो सारे ऑप्शंस है मैं पहले डील कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चंस में। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, मैंने आपको बताया कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, ये नहीं है दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, बट हमारे भारतीय देश में नहीं है। संविधान में 3 सूचियां, ये भी नहीं है। और जो भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान के एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? हमारी सर्वोच्च न्यायालय करती है। ठीक है, और इसी तरीके की जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद है? संसद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय है? नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन करने का काम करती है संविधान को। तो ऑप्शन नंबर सी है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम? नहीं है। बहुत छोटा एवं संतुलित? नहीं है। विश्व के सुसंहत है, ना कि संतुलन है। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ये हम कह सकते हैं कि व्यापक संविधान है हमारा भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये केसी वियर के द्वारा कहा गया था। ये जो कथन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है, क्योंकि ये आ सकता है कि भारतीय संविधान जो है वो एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं बस। दो क्वेश्चन है हमारे बच्चे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक भाषाई एवं निरजातीय अल्पसंख्यकों को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो सही आंसर हो जाएगा, कि धार्मिक और भाषा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, जो लास्ट है, कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतंत्र होना चाहिए। ये नहीं है, क्योंकि अगर कोई देश, अगर कोई राष्ट्र अगर धर्मनिरपेक्ष है तो उसको लोकतंत्र ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं सेक्युलरिज्म को पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वो सेक्युलरिज्म क्या होती है। ठीक है, कंट्री। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यही थी हमारे आज की वीडियो, और जो आगे होने वाले हैं हमारे लेक्चर आगे भी काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जो संविधान के स्रोत से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लाने वाले हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।